हेलो क्लास ट्वेल्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या नाम है चैप्टर का? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वैसे हम ऑलरेडी लाइव लेक्चर में, बेसिकली जो लेक्चर है रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा आपको। तो लाइव लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है। ठीक है। और एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है, जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है, वो चैप्टर आपके लाइव लेक्चर में चल रहा है। ठीक है। तो इस थोड़ा सा हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे है, उसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए मैंने ये सोचा कि सैटरडे संडे जो आप लोग का ऑफ रहता है, तो सैटरडे के दिन एक आपको एक लेक्चर मिल जाए। मान लीजिए ट्वेल्थ में एक नया चैप्टर का लेक्चर मिल जाए, आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि रोज एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। और वीकेंड में एक नया चैप्टर मिल जाएगा तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। सिलेबस भी कराना है और पेपर भी आ ही गए हैं आप लोग के। हाल ही में आप सीबीएसई ने अपना डेट शीट रिलीज कर दिया है 10th और 12th का। तो उस हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको सैटरडे के दिन थोड़ा सा तंग और करूंगा। सैटरडे के दिन एक लेक्चर आपको डिलीवर होगा हमारे चैनल से। नए चैप्टर का ही होगा, जो लाइव लेक्चर चल रहा है उसके अलग होगा। मतलब वो जो चैप्टर जो लाइव में चल रहा है वो नहीं होगा, उसके अलग एक चैप्टर का होगा लेक्चर वो। तो बेटा वो टाइम से देख लीजिएगा आप लोग, और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा आपको। ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, छोटा भी है चैप्टर, ज़्यादा इसमें टॉपिक है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं बता दूंगा वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और जो एंजाइम, कहीं कहीं पे एंजाइम और माइक्रोब्स दे रखे हैं वो मैं याद कराऊंगा, और वो हर साल वही आता है और इस बार भी वही आएगा, है ना। तो वही पढ़ के जाइएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, है ना। चलिए देर नहीं करते हैं, अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। अब देखिए माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक तो यही है, माइक्रोब्स होता क्या है ना। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे टर्म माइक्रोब्स, है ना। बहुत सुना होगा आप लोगों ने माइक्रोब्स, बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि माइक्रोब्स हैं, ये चीज़ माइक्रोब्स है ना। खाना कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो करने लग जाते हैं। बहुत सुना है ना। चाहे जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, जब दवाइयाँ जब खाते हैं तो कहते हैं कि दवाइयों को सही से खाना चाहिए, नहीं तो दवाइयों को खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं, है ना। तो क्या होता है माइक्रोब्स? तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ऐसे ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। या बोल लीजिए ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी खुली आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन सही होगी, है ना। माइक्रोब्स क्या है? ठीक है, माइक्रोब्स क्या है आपका? माइक्रोब्स है आपका माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं, है ना। इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। वी कांट सी विद नेक्ड आई। ठीक है, इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, क्या क्या आता है इसके अंदर? ऑब्वियस ही बात है, इसके अंदर आता है बैक्टीरिया। क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया, वायरस, और क्या? और क्या? तो याद रखिए, फंगाई, कुछ प्रोटेस्टा भी। ठीक है, इसके अलावा आ, आपने ये सुना होगा प्रियॉन्स, है ना। क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर के आखिरी में प्रियॉन्स के बारे में बताया है। आपने वायरस सुना होगा, वायरस भी क्या है? माइक्रोब्स ही है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन होती है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। लेकिन जो वायरस है इसको हम कनेक्शन मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं हो पाएगा वायरस, है ना। हाँ, इसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, तो वो वाला डेफिनेशन सही है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आपने वायरॉइड सुना होगा, है ना, वायरस, वायरॉइड, और क्या, और बैक्टीरियोफेग, ये भी तो एक वायरस ही है ना, बैक्टीरियोफेग। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेग बोलते हैं, है ना। तो ये है माइक्रोब्स के बारे में। मैंने क्या बताया माइक्रोब्स के बारे में, मैंने ये बोला ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल लीजिए ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई, अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। बताइए, इतना क्लियर हो गया। माइक्रोब्स क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये बोल लीजिए ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, नेक्ड आई से नहीं देख पाते, वो माइक्रोब्स हैं। क्या क्या आता है माइक्रोब्स के अंदर, ध्यान से देखिए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरियोफेग, वायरॉइड, ये वायरस तो बता दिया था मैंने यहाँ पे, और प्रियॉन, ठीक है। अब देखिए प्रियॉन क्या है, सुना होगा आपने, अगर क्लास 11th में पढ़ के आए, ऑब्वियसली बात, आप जब लेक्चर देख रहे हैं तो आप 12th के स्टूडेंट होंगे, नहीं तो नीट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रियॉन्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हाँ, वो अलग बात है, शायद अब सिलेबस में से हटा दिया गया है प्रियॉन्स, लेकिन पिछले साल तक था ये टॉपिक प्रियॉन्स, ठीक है। तो प्रियॉन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए वायरस क्या है, वायरस के पास होता है प्रोटीन कोट, वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है ना, और क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए या आरएनए, ठीक है। वायरस के पास यही होता है, प्रोटीन कोट, डीएनए या फिर आरएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल्स का, ये चीज होता है वायरस के पास। वायरॉइड के पास क्या होता है, वायरॉइड के पास प्रोटीन कोट नहीं होता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, वायरॉइड के पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। उसी प्रकार से जो प्रियॉन्स है उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, उसके पास डीएनए या आरएनए कुछ नहीं होता है ना। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। तो माइक्रोब्स का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हम माइक्रोब्स का अपने घरों के सामान में, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज करते हैं, है ना। इस चैप्टर का जो थीम है यही है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। दही बनाना, इडली बनाना, भटूरे बनाना, डोसा बनाना, चीज बनाना, या फिर बियर बनाना, वाइन बनाना, विस्की बनाना, ये सारा का सारा काम किसके वजह से पॉसिबल है, माइक्रोब्स की वजह से। कैसे पॉसिबल है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, आगे हम देखते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है मेरे साथ, और जो पॉइंट पे ज्यादा फोकस करूंगा उस पॉइंट पे आप नोट कीजिएगा। और इसके एक पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ पे आगे आएगा आपके एंजाइम और उसके माइक्रोब्स, कि किस माइक्रोब से कौन सा एंजाइम मिलता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको किसी भी, आप कभी भी पढ़ें ना पढ़ें, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा तो अगर लास्ट टाइम पे वो पॉइंट पढ़ के जाएंगे तो वहीं से क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन कर लेंगे। इवन तक वो तो बोर्ड तो छोड़िए, वो नीट तक में भी आता है वो क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखते हैं, वो आगे देखते रहेंगे कैसे आएगा। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको, तो देखिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रहा है। बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्लांट, मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के अलावा कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, बिसाइड द मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म
विच आर द ones that are only microscopic, microbes are the present everywhere। देखिए कितना अच्छा पॉइंट लिखा है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सही है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप जहां लेक्चर देख रहे हैं या जिस कॉपी पे आप लिख रहे हैं या जिस जो पेन आपने पकड़ा है, जो आपके हाथ में जो फोन है, मोबाइल है, उस तक पे भी माइक्रोब्स हैं। आप जितना खाना खा रहे हैं उस पर भी माइक्रोब्स हो सकता है उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया बैठा हो सकता है उसके ऊपर टाइफाइड का बैक्टीरिया बैठा हो सकता है उसके ऊपर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, वो बीमारी क्यों नहीं कर पा रहा आपको? ऑब्वियस सी बात है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छा है ना। हम देखिए, हमारे पास हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे इन्फेक्शियस बैक्टीरिया से डील करते हैं, हमारा काउंटर होता है उनके साथ रोज। जैसे मिट्टी में खेलने जाते हैं, मान लीजिए हम खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप भले 12th में 11th में कभी भी हैं, लेकिन आपको खेलना चाहिए, थोड़ा सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए, तो क्रिकेट खेलने गए तो आपको पता है क्रिकेट मिट्टी में जाएगा, नाली में भी बॉल जाती है। हम भी जब खेलते थे तो हमारी बॉल नाली में जाती थी, हम लोग क्या करते थे, नाली में निकाल के 2 टप्पा मारते थे दीवार पे और फिर खेलना स्टार्ट कर देते थे, उसको धोते भी नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसके जरिए हमारे हाथ में भी माइक्रोब्स आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो हमें इन्फेक्ट क्यों नहीं कर रहा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। और इम्यून सिस्टम को अच्छा करने का एक बेस्ट तरीका ये भी है, आप जितना मिट्टी में खेलेंगे, जितना बाहर जाके खेलेंगे, जितना बाहर का खाना खाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना डेवलप होगा। ठीक है, मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है कि बच्चे मिट्टी में खेलना तो दूर, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो ये गलत है। इससे क्या हो रहा है कि आपने खुद नोटिस किया होगा, आजकल के टाइम पे बच्चों को एलर्जी की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बच्चे एलर्जिक हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं, मिट्टी में खेलने नहीं देते, उनको अच्छा अच्छा खाना देते हैं, उनको फास्ट फूड भी नहीं देते। फास्ट फूड, लोग कहते हैं कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक पर्टिकुलर उम्र तक आपको ही फास्ट फूड खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। आपको मिट्टी में खेलना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। पार्क में खेलें, मिट्टी में खेलें, इससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? मैंने बताया था आपको कि जो टी लिम्फोसाइट है वो मेमोरी बनाता है ना, सारे जितने माइक्रोब्स उसकी मेमोरी बनाता है टी लिम्फोसाइट। अगर उसके पास कोई माइक्रोब्स आया ही नहीं जीवन में, तो क्या मेमोरी बनाएगा? है ना, वो बड़ी सोचने की बात है। अगर उसके पास कोई माइक्रोब्स ही आया ही नहीं जीवन में, तो क्या मेमोरी बनाएगा? अगर उसने कभी फास्ट फूड खाया नहीं, कभी मिट्टी में खेला नहीं, तो कहाँ से वो एनकाउंटर कर पाएगा उन सब चीज़ों को? तो ये याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, डेट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इवन साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म। कह रहा है कि ये वहां पे भी प्रेजेंट होता है जहां पे लाइफ होती भी नहीं है, जहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, ना ही कोई एनिमल भी नहीं देखने को मिलेगा। थर्मल वेंट्स में मिल सकते हैं ये, या ज़्यादा समुद्र के अंदर मिल सकते हैं, जहाँ पे एनिमल तो छोड़िए कोई प्लांट भी नहीं होगा, वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड बी पॉसिबली एग्जिस्ट, साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट्स इसे बोलते हैं, वेयर द टेम्परेचर में बी एज द हाई 100 डिग्री सेल्सियस, डीप इन द सॉइल, अंडर द लेयर ऑफ स्नो। ठीक है, और सेवरल मीटर थिक्स एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। अच्छा, एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, याद हो तो। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि बिल्कुल उनको एसिडिक पीएच पसंद होता है, क्या बोलते हैं उसको? अगर आपको याद हो, क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा जो था, उसमें 2 तरह के बैक्टीरिया बताए थे मैंने, आर्क्यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्क्यू बैक्टीरिया में भी फर्दर क्लासिफिकेशन थी, जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा, थर्मो एसिडो, एक मिनट, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, ठीक है, सुना होगा आपने ये टर्म, थर्मो एसिडोफाइल्स। ध्यान से देखिए, थर्मो का मतलब क्या है? टेम्परेचर या हीट। एसिडो, एसिडो जो वर्ड है एसिड के लिए है, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, है ना, फाइल्स का मतलब क्या होता है? लविंग। तो ऐसा बैक्टीरिया जो टेम्परेचर यानी कि हीट को और एसिड को प्यार करे, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल। प्यार करने का इन द सेंस कि वो वहां पे मिलता है, उसका हैबिटाट है वो चीज। जितना मतलब कि एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, जितना ज़्यादा हीट वाला इन्वायरमेंट होगा, वो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसको टेम्परेचर और एसिड से प्यार होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है कि हर जगह जहाँ पे इंसान सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे भी माइक्रोब्स होगा।
कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंगाई माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस वायरॉइड एंड ऑल्सो प्रियॉन्स दैट आर अ प्रोटीनियस इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो है, इन्फेक्शियस प्रोटीन बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम का। अगर प्रोटीन बीमारी फैलाने लगे तो क्या होगा, जो जिम में जा रहे हैं पर्सन उनका क्या होगा, जो बाहर दिन भर मर रहे हैं प्रोटीन के लिए उनका क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम पे कि अगर वर्ल्ड वॉर अगर होता भी है कल को फ्यूचर में, तो कोई बंदूक से लड़ाई नहीं होगी, चाहे कोई हथियार से लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तो बायोलॉजिकल वेपन से। लोग, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे वायरस फेंकेगा, प्रियॉन्स फेंकेगा। अभी हम लोग कोविड से निकल के आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कल को अगर हमें हमारे ऊपर कोई डोमिनेंसी लेगा, तो मैंने आपको एनिमल किंगडम बताया था कि डायनासोर एक टाइम पे डोमिनेट करते थे हमारे अर्थ पे, आज हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कल को आर्थ्रोपोडा फाइलम में से कोई एनिमल निकले और हम पे डोमिनेट करना स्टार्ट कर दें, या ये भी हो सकता है कि कोई वायरस आके डोमिनेट करे। बहुत बड़ी बात है ना। वायरस, एक छोटा सा वायरस आया था, 3 साल तक लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन कुछ दिन के लिए लगा था, लेकिन इकोनॉमी जितनी भी थी, एजुकेशन सिस्टम से लेके हेल्थ केयर सिस्टम से लेके सब कुछ हिल चुका था। तो याद रखिएगा, प्रियॉन्स के बारे में याद रखिएगा। प्रियॉन्स जो है ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है। वायरस के बाद प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होता है और डीएनए, आरएनए डीएनए में से एक ऑप्शनल है। एक्सेप्शन है इसका भी कि ऐसा वायरस जिसके पास डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ये आप लोग बताइए कमेंट करके, मैंने बताया है वायरस वाले चैप्टर में। तो वायरस के पास प्रोटीन भी है, डीएनए भी है और आरएनए भी है, दोनों में से एक होगा। जितने नॉर्मल वायरस होते हैं उसके पास डीएनए या आरएनए में से एक चीज होता है। वायरॉइड जो है उसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरॉइड के पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, ठीक है। लेकिन प्रियॉन्स के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, उसके पास डीएनए आरएनए कुछ नहीं होता। उसका प्रोटीन ही काफी है बीमारी फैलाने के लिए। एक बीमारी होती है मेड काउ डिजीज, वो कौन कॉज करता है, प्रियॉन्स, याद रखिएगा। उसमें वो बेसिकली कैटल्स के अंदर होता है। उसमें गाय जो है, गाय का जो बिहेवियर है पागलों जैसा हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया मैंने फंगाई, सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। हाँ, अब मुझे आपको बताना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना, या फिर लैक्टोबैसिलस बोल लीजिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को लैक्टोबैसिलस क्यों बोलते हैं, इसमें जो लैक्टो वर्ड है वो लैक्टिक एसिड के लिए यूज किया जाता है, और बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, है ना। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसका शेप कैसा है, रॉड शेप है, उसके लिए हम बैसिलस वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो लैक्टोबैसिलस, इसका शेप कैसा है, रॉड शेप है, रॉड शेप, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज करते हैं हम लोग दही बनाने में। ये जो बैक्टीरिया ये क्या करता है, आपको पता होना चाहिए कि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है ये बैक्टीरिया। क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट, पूरा डाइजेस्ट नहीं करता, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है ना, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। जो लैक्टोबैसिलस जो है इसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इससे हमारा गट हेल्थ या जो आपका जीआईटी जो है वो इंप्रूव होता है, जीआईटी का जो हेल्थ है वो इंप्रूव होता है, गुड फॉर गट हेल्थ, ठीक। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब डायरिया होता है तो डायरिया में डॉक्टर जो लैक्टोबैसिलस है या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसको प्रिस्क्राइब करता है। एक मेरे को सॉल्यूशन या पाउडर का नाम याद नहीं है, शायद लैक्टोफाइबर है, नहीं लैक्टोफाइबर कुछ अलग चीज़ है, एक ऐसे ही मतलब कि सॉल्यूशन है। उस बेसिकली सॉल्यूशन में क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में आता है, बेसिकली उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो पाउडर में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। जब भी किसी को डायरिया होता है डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करता है। हाँ, वो अलग बात है कि एसिटाइल कोलिन का इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें वो अलग चीज़ है। वो मतलब कि
मतलब कि बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहा, बेसिकली सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है। जितने भी प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक का काम क्या है? मान लीजिए डायरिया किसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसको किल करेगा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ने किल कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट ही क्या होता है? डायरिया। बहुत सारे एंटीबायोटिक, अगर आपने टाइफाइड का ट्रीटमेंट चलता है किसी को, तो एंटीबायोटिक का जब डोज चलता है, तो एंटीबायोटिक के डोज के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी ये निकल के आता है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट का डिस्टर्ब होना, कॉन्स्टिपेशन बनना, डायरिया आना। ये सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है। और सबसे ज़्यादा कॉमन एंटीबायोटिक जो यूज़ किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनका साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। और मार्केट में ये ऐसा नहीं है, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया में सब पॉसिबल है। तो ये साइड इफेक्ट याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ करते हैं डायरिया ट्रीटमेंट में। बहुत बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है डायरिया ट्रीटमेंट के लिए। क्यों करता है? क्योंकि क्योंकि ये गट हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। साथ ही साथ खास बात क्या है, दही के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होते हैं दही के अंदर। दही खाने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता, ये रिसर्च बताती है। आप पबमेड पे दही के आर्टिकल देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो दही की खास बात क्या है कि इसमें विटामिन बी 12 का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है। तो विटामिन बी 12 का मात्रा ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने, फटाफट कंसाइज करता हूँ। लैक्टोबैसिलस जो है, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, इसका यूज़ दही बनाने में आता है। ठीक है, दूसरा बात, ये गट हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। तीसरा, मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। ये लाइन याद रखिएगा, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना है कि जो लैक्टोबैसिलस जो है, इसके वजह से दही के अंदर विटामिन बी 12 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ये आपके एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, बैसिलस जो वर्ड है किसके लिए है? रॉड शेप के लिए। इसका जो शेप होगा इसका जो शेप होगा वो रॉड शेप है, ऐसे। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। तो चलिए, अभी तक हमने क्या क्या देखा और फटाफट कंसाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम खुले आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या कहता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स, वायरॉइड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में, जिसे हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। इसका काम होता है दही बनाना, दूध से दही बनाना। दूध में जो प्रोटीन होता है, दूध के प्रोटीन का जहाँ तक मेरे को नाम है वो शायद केसीन प्रोटीन होता है ना। केसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है ये, और पार्शियली डाइजेस्ट करने की वजह से वो थक्का बन जाता है दूध के अंदर। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपने कभी दही जमाया हो तो आपको पता होगा कि दूध को गर्म करते हैं, थोड़ा सा दूध को गर्म करते हैं और दही का इनोकुलम लेते हैं। इनोकुलम मतलब कि इनोकुलम बेसिकली कहा जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट में बैक्टीरिया ले रहे हैं, उसको हम इनोकुलम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में दूध है, ठीक, इसमें आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, दही लेंगे थोड़ा सा, है ना, दही लेंगे और दही को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब क्या होगा? ये बैक्टीरिया इसके अंदर गया, तो ये जो दही, इस चम्मच में जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ये जो इस पर्टिकुलर इतने दही के अमाउंट में जो बैक्टीरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इनोकुलम बोलेंगे। इनोकुलम, ठीक है, इनोकुलम, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म होता है, इसका प्रोसेस को इनोकुलेशन बोलते हैं। हाँ, इनोकुलम डालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इनोकुलेशन बोलते हैं। आप लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं फर्दर ग्रेजुएशन लेवल पे, तब आपको पता लग गया इनोकुलेशन और इनोकुलम का मतलब। अभी के लिए इतना याद रखिएगा कि जो हम दही इंट्रोड्यूस करते हैं दूध के अंदर, वो जो दही का जो अमाउंट होता है उसको हम इनोकुलम बोलते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनोकुलम। और प्रोसेस को बोलते हैं इनोकुलेशन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें है एक टॉपिक, स्विस चीज़। हाँ, चीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक मिनट आगे देखता हूँ। दो तरह का चीज़ दे रखा आपके एनसीईआरटी में, एक का नाम है स्विस चीज़,
स्विस चीज और एक है आपका रॉकफर्टाई चीज। ठीक है, रॉकफर्टाई चीज, स्पेलिंग आप लोग मैच कीजिएगा बाद में, ठीक है। स्विस चीज और रॉकफर्टाई चीज, देखिए, या रॉकफर्ट चीज भी बोलते हैं। स्विस चीज का एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा है तो टॉम एंड जेरी में जो जेरी को चीज जो पसंद होता है येलो कलर वाला, वो स्विस चीज है। आप लोग जो नॉर्मल पनीर खा रहे हैं वो भी चीज है, बस वो क्या है, कॉटेज चीज है। स्विस चीज वही है जो आप टॉम एंड जेरी में देखते हैं, वो स्विस चीज है। रॉकफर्टाई चीज पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। आ, थोड़ा सा ग्रीन कलर का होता है, हल्का हल्का सा ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उसको फंगस की हेल्प से राइप किया जाता है इसीलिए। तो स्विस चीज़ तो आपने देखा है कि वही वाला जो टॉम एंड जेरी में आप देख रहे हैं। कॉटेज चीज़ जो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। अपनी लाइफ में कुछ भी ना करें चाहे ना करें, आप डिफरेंट टाइप की चीज़ ज़रूर खाइएगा, है ना, थोड़ा इससे अच्छा बेनिफिट होगा। और सारे चीज़ एक जैसे नहीं होते हैं। मोज़रेला चीज़ है, स्विस चीज़ है, रॉकफर्टाई चीज़ है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ आते हैं। वो चीज़ ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा, उससे आपको चीज़ का टेस्ट पता लगेगा। और अच्छी बात है, एक मतलब कि किसी किसी का वो होता है अंदर से ऑब्सेशन होता है चीज़ का टेस्ट करने का, तो जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्विस चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपसे। स्विस चीज़ जो है ये हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है, या बैक्टीरिया की मदद से इसको करते हैं हम लोग। उसका नाम है प्रोपोनीबैक्टीरियम शार्मनी। प्रोपोनीबैक्टीरियम शार्मनी, शार्मनी, ठीक है, प्रोपोनीबैक्टीरियम शार्मनी। अब ये जो रॉकफर्टाई चीज़ है, रॉकफर्टाई चीज़ जो है ये हम फंगस की मदद से इसको राइप करते हैं। फंगस की मदद से इसको हम राइप करते हैं। उस फंगस का नाम याद रखिएगा, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, ठीक है। रॉकफर्टाई के नाम पे ही ये रॉकफर्टाई स्पीसीज होगी। इस स्पीसीज के बिहाफ पे इसका नाम क्या पड़ा, रॉकफर्टाई चीज, है ना। तो चलिए, एक सवाल है, एक एनसीईआरटी सवाल करता है आपसे कि एनसीईआरटी में सवाल नहीं है बेसिकली, ये क्वेश्चन है कि बहुत लोग चीज़ नहीं खाते हैं, है ना। बहुत लोग चीज़ नहीं खाते हैं क्योंकि लोगों का कंट्रोवर्सी होता है कि ये वेज है, कोई कहता है वेज है, कोई कहता है नॉन वेज है ना। तो एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे इंडिया में तो शायद नहीं होता है वो चीज़। उस चीज़ को बनाने के लिए पॉर्क का स्टमक यूज़ करते हैं। उसका नाम याद नहीं है, शायद पॉर्क का यूज़ करते हैं, कैटल का स्टमक यूज़ करते हैं। कैटल के स्टमक में उस चीज़ को लगाया जाता है। जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं, अगर आपने देखा हो कभी पनीर बनाते हुए, तो एक पतला सा कपड़ा होता है, उसके ऊपर वो छानते हैं, जो छेना होता है उसको छान के रखते हैं, तभी तो बनता है वो पनीर। उसी प्रकार से उस जो हम लोग चीज़, उसको चीज़ क्लॉथ बोलते हैं। जिस कपड़े में, अगर आपने पनीर की दुकान पे देखा हो, पनीर जिस कपड़े में आता है उसको चीज़ क्लॉथ बोलते हैं। उसी प्रकार से वो चीज़ क्लॉथ ना यूज़ करके वो पॉर्क का स्टमक यूज़ करते हैं, या फिर कैटल का स्टमक यूज़ करते हैं। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो किसी का स्टमक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वो चीज़। स्विस चीज़, ये इस पे क्वेश्चन आता है स्विस चीज़ पे। ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, प्रोपानीबैक्टीरियम शार्मनी। और रॉकफर्टाई चीज़ जो है ये एक फंगस से मिलता है, फंगस की मदद से राइप होता है, फंगस से नहीं मिलता, फंगस की मदद से राइप होता है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा इसमें बोलता है एनसीईआरटी कि आप लोग इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, या भटूरे बनाते हैं, उसमें आप ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट की वजह से क्या होता है, इडली के अंदर जो पफ अपीयरेंस है, इडली के अंदर जो छेद छेद का जो अपीयरेंस है, वो क्यों आता है, उसको भी एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहता है कि जो बैक्टीरिया जब ग्रो करता है, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, रेस्पायरेशन जब करता है वो बैक्टीरिया, तो उस रेस्पायरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है। उस CO2 गैस रिलीज होने से उसमें पफ अपीयरेंस आता है, वो छेद छेद का जो अपीयरेंस है वो CO2 की वजह से आता है, ठीक। और एनसीईआरटी इसमें कहता है कि हाँ, ईस्ट के बारे में बताता है। जैसे कि आप टॉपिक देखेंगे, ईस्ट जो है, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, है ना। क्या नाम है, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सर्विसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ईस्ट जो है वो सिंगल सेल फंगाई है, सिंगल सेल फंगाई, सिंगल सेल फंगाई। इसका यूज करते हैं हम लोग ब्रेड बनाने में। अगर ईस्ट का यूज ब्रेड बनाने में करेंगे तो इसको बोलेंगे हम बेकर ईस्ट। क्या बोलेंगे, बेकर ईस्ट, ठीक है। याद रखिए क्या बोलते हैं उसे हम, बेकर ईस्ट बोलते हैं। अगर ईस्ट का यूज
वाइन बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, रम बनाने में करेंगे तो इसको हम ब्रीवर ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, ब्रीवर ईस्ट। आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में कि विस्की, वाइन, बियर, रम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। इस लेक्चर में आपको जो समझना है वो इंट्रोडक्शन पोर्शन है कि क्या क्या कैसे कैसे यूज होता है। तो याद रखिएगा, जो ईस्ट है उसका साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम जो बोल रहे, जूलॉजिकल नेम नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक नेम बोलेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, अगर ईस्ट का यूज ब्रेड बनाने में कर रहे हैं तो उस ईस्ट को बोलेंगे बेकर ईस्ट। अगर ईस्ट का यूज हम लोग बिवरेजेस बनाने में यूज कर रहे हैं, जैसे कि रम हो गया, विस्की हो गई, बियर हो गई, इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्रीवर ईस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, एक बार फटाफट एक बार फिर से कंसाइज करते हैं क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने। अभी तक मैंने बताया आपको, सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में बताया, माइक्रोब्स आपको पता लग गया। उसके बाद मैंने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बताया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस में जो बैसिलस वर्ड है किसके लिए है? रॉड शेप के लिए, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा है? रॉड शेप। ये बैक्टीरिया मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है। क्या डाइजेस्ट, कैसे डाइजेस्ट करता है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से कर्ड के अंदर विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, कर्ड के अंदर विटामिन B12 का लेवल बढ़ जाता है। रीजन ये नहीं है, लेकिन नॉर्मली दही के अंदर विटामिन B12 का लेवल ज्यादा होता है। साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। ठीक है, और दही के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। और क्या बताया मैंने इसमें? हाँ, उसके बाद मैंने बताया आपको चीज के बारे में। दो तरह की चीज एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, स्विस चीज और रॉकफर्टाई चीज। रॉकफर्टाई चीज या रॉकफर्ट चीज भी बोलते हैं इसको हम। स्विस चीज जो है हमें प्रोपेनिबैक्टीरियम शार्मनी से मिलता है, और रॉकफर्टाई चीज हमें फंगस की मदद से राइप होकर मिलता है। उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफर्टाई। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ईस्ट के बारे में बताया। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, और ईस्ट का एक सिंगल सेल फंगाई है। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको? अगर ईस्ट का यूज हम लोग ब्रेड बनाने में करेंगे तो उसको हम बेकर ईस्ट बोलेंगे। अगर ईस्ट का यूज हम लोग रम, बियर, विस्की बनाने में करेंगे तो उसको हम ब्रीवर ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिख रहा है। एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लेते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहला पॉइंट वो हटाइए, मेन पॉइंट पे आते हैं। A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacillus and other commonly named called lactic acid bacteria, जिसको शॉर्ट में हम LAB भी बोलते हैं। एक बार मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए देखिए क्या लिखा है? Lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert into curd. During growth, the LAB यानी कि lactic acid bacteria produce acid that coagulate and partially digest, very important, partially digest the milk protein, partially digest the milk protein. ठीक है, a small amount of curd added to fresh milk as a inoculum या starter. ठीक है, इनोकुलम, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन। उसके बाद क्या कहता है एनसीईआरटी? विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने कभी दही बनाया हो तो दूध में इनोकुलम डालने के बाद हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडे जगह पे रख दिए। अब ठंड के टाइम में लोग दही जमाते हैं तो उसको कंबल से या ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, है ना। बहुत जगह मैंने बहुत तरीके से देखा है उसको बनाते हुए। ठीक, तो चलिए वही बात कर रहा है कि उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उस टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाता है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो ग्रो कर पाता है। वो टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। Thus the converting milk to curd, which also improve the nutritional quality by increasing the vitamin B12 level, very important. In our stomach too, the LAB play very beneficial role in checking disease causing microbes, very, इसीलिए इसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सेम कि आपने जो डॉ देखा है, चाहे इडली डोसा, उसमें जो पफ अपीयरेंस होता है किसके वजह से होता है? CO2 के प्रोडक्शन की वजह से, जो कि माइक्रोब्स करते हैं, है ना। एक चीज देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है? The dough which is used for making bread is fermented using baker yeast. ठीक है, baker yeast.
सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स, जैसे कि टूडी। अच्छा, टूडी के बारे में सुनिए। टूडी बेसिकली अपने साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है बेसिकली। हाँ, नशे की तरह ही यूज़ करते हैं इसको भी। हमारे बिहार की तरफ में ताड़ी बोलते हैं इसे, हैं, और साउथ में टूडी बोलते हैं। टूडी पता नहीं किसी को शायद ताड़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ताड़ी का पेड़ अलग होता है, टूडी जो है ये हमें खजूर के पेड़ से मिलता है ना। खजूर का जो पेड़ होता है उससे एक रस निकलता है। उस रस को इकट्ठा किया जाता है मटके में, और उस रस को इकट्ठा करके फर्मेंट किया जाता है, और उसको लोग पीते हैं। ऐसे बोतल में भर भर के बिकता भी है। वाइट कलर का फ्लूइड होता है ये, पतला सा, जैसे कि आपने लिम्का देखा है, लिम्का जैसे लिम्का जो आता है उसी तरह का दिखता है ये, और स्मेल भी थोड़ी थोड़ी ऐसी ही होती है उसकी। तो याद रखिएगा, टूडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। वो किससे मिलता है? वो भी ये खजूर के पेड़ से मिलता है। उसके रस को फर्मेंट करते हैं, उसके बाद उसको लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है एनसीईआरटी में। A number of traditional drink and foods are also made by fermentation and by the microbes. The today is a traditional drink of some part of southern India is made by fermenting the sap from palm. ठीक है, palm. Microbes also used to ferment fish, soybean, bamboo shoot to make food. अच्छा हाँ, एक चीज़ है, जो बैम्बू ट्री होता है उसका जो जब बिल्कुल नया नया ऊपर का जो हिस्सा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। लोग उसको भी खाते हैं शायद, टोफू। नहीं, टोफू अलग चीज़ है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। लोग क्या करते हैं कि जो बैम्बू ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पतला पतला सा, उसका नाम याद नहीं है मुझे, उसको भी लोग खाते हैं। तो उसको फर्मेंट करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। सोयाबीन है ना, सोयाबीन को भी फर्मेंट करके रखते हैं लोग, ठीक है। और फिश है, जैसे कि साउदर्न इंडिया में जो फिश है उसको भी लोग फर्मेंट करके रखते हैं और बेचते भी हैं। तो अगर आपने कभी बॉम्बे गए हैं तो जुहू बीच के ईस्ट में जब जाएंगे, आप लोग विजिट करेंगे ईस्ट की तरफ में थोड़ा सा, ये बीच से ईस्ट की तरफ अगर जाएंगे आप लोग, तब आपको एक अलग सी स्मेल देखने को मिलेगा। वो स्मेल कुछ नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि मछलियाँ मारते हैं और मछलियाँ मार के टांग देते हैं, और उसको फर्मेंट करते हैं, उसको सुखाते हैं कुछ मतलब कि लगा के। तो वो स्मेल से ही पता लगे, कुछ कुछ किलोमीटर से ही आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे वो चीज़ है। उसके स्मेल से लोगों को पता लग जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है एनसीईआरटी कि फिश को, बैम्बू ट्री के कुछ हिस्से को और सोयाबीन को, इनको फर्मेंट करने के लिए भी हमें माइक्रोब्स की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, the specificity coming from the microbes used. For example, large hole in Swiss cheese वही जेरी वाला, Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by the bacterium named Propionibacterium sharmani. The Roquefort cheese are ripened by growing specific fungi का नाम बता दिया मैंने, Penicillium roqueforti, which gives them particular flavor. उस फंगाई की वजह से उसमें कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर आता है, ठीक है। ये है आपकी इंट्रोडक्शन पोर्शन में, है ना। इसमें से क्वेश्चन आता है स्विस चीज के ऊपर और ये रॉकफोर्ट चीज के ऊपर, रॉकफोर्ट चीज, स्विस चीज, और साथ ही साथ टूडी के बारे में पूछा जाता है। मैंने जब 12th का एग्जाम दिया था तो उसमें टूडी और ये स्विस चीज पूछा गया था। और क्या है, और क्या है, और क्या है इसमें, और क्या है? हाँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये भी याद कर लीजिएगा। इस पे थोड़ा सा एम्फेसिस देके बताया एनसीईआरटी ने, तो कुछ रीजन ही होगा, तो ये याद रखिएगा बेटा। इसमें जहाँ से क्वेश्चन, जहाँ तक मेरे को जहाँ तक लगता है वो टूडी पे आता है क्वेश्चन, स्विस चीज़ पे क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ रॉकफोर्ट चीज़ पे भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉकफोर्ट चीज़। इसका फंगाई का नाम नहीं दे रखा, तो अगर आप फंगाई का नाम भूल भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रोपोनिबैक्टीरियम शार्मनी जो टर्म है, ये जो नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए फिर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। बाकी का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मेंटर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्या डिफरेंस होता है बियर में, वाइन में, विस्की में, रम में, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, कितना अल्कोहल परसेंट होता है, और कौन सा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।